मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर और इन्हें हम डिफरेंट मेथड से किस तरह से बना सकते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज के लेक्चर में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और इनकी पोलरिटी और रिएक्टिविटी, साथ ही कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, अवस्था किस तरह की होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मेथेनॉल है, दैट इज़ एल्डिहाइड का जो सबसे पहला कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, वो गैस की फॉर्म में होता है। एल्केनल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C11H22O तक होता है, वे लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले एल्केनल्स जो हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से एल्किनॉन्स दैट इज़ कीटोन जो कि C11 सीरीज़ तक हैं, वे कलरलेस लिक्विड होते हैं और इसके पश्चात वे सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ले हम इनकी गंध की बात करें तो इनकी जो ऑडोर होती है वो अरुचिकर गंध होती है लोअर एल्केनल्स की। लेकिन अगर हम हायर मेंबर्स की तरफ चलें तो इनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती जाती है, जस्ट फ्रूटी स्मेल होती जाती है, फलों जैसी गंध इनकी होती जाती है। C8 से C13 तक के जो एल्केनल हैं वो परफ्यूम्स के रूप में भी उपयोग में लिए जा सकते हैं। एल्केनॉन्स जो है वो लिक्विड्स होते हैं जिनकी स्मेल जो है वो C11 सीरीज़ तक बहुत ही अच्छे स्मेल होती हैं और ये परफ्यूम्स में भी इनका उपयोग गंध के रूप में किया जाता है। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर एल्केनल्स और एल्केनोन्स दोनों ही जल में विलयशील होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। कंपाउंड्स जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स हैं या इससे अधिक हैं वो जल में कम सॉल्युबल होते हैं। तो जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी का कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल और पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में। ये जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एल्केनॉल्स, ईथर्स आदि में। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्केनॉस और एल्केनोस दोनों ही पोलर होते हैं नेचर में, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो इनमें प्रेजेंट है वो पोलर होते हैं। इस कारण से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह से दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि ये पोलर हैं, इस कारण से इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है और इस कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं एल्केन्स से। ठीक है, एल्केन्स जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इनमें किससे कम होती है, अल्कोहल से कम होती है। इस कारण से कार्बोनिल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होते हैं, जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लगभग समान हो। ठीक है, तो जनरली एल्केनल्स और एल्केनॉल दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो ये तो बात हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि C+O ग्रुप जो कि कार्बोनिल कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो पोलर होता है इसमें, और एल्कीन जो है उस ग्रुप के समान माना जा सकता है। एल्कीन में यहाँ पर
सी डबल बॉन्ड सी है और कार्बोनिल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ है। और दोनों में ही अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम हाइब्रिड स्टेट देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें पाया जाता है। एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलके दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइज बना रहे हैं। इस कारण से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में ही तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और जो बॉन्ड एंगल होता है हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इसके अलावा इनमें एक pz ऑर्बिटल है दोनों में, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। दोनों में ही एक pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो तीनों sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो कार्बन एटम में जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। और एक इनमें से जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो किससे बनाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो pz ऑर्बिटल है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में एक एक pz ऑर्बिटल है, उसके द्वारा बनता है पाई बॉन्ड बैक ओवरलैपिंग के द्वारा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि कार्बन के तीनों sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल, इन तीनों में से सिर्फ एक ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है। जबकि दो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें ऑक्सीजन के पास में रहते हैं लोन पेयर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, कि जो ऑक्सीजन के पास दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहते हैं। और एल्डिहाइड एंड कीटोन में अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, तो इनकी जो औसत बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ लगभग 122 pm होती है। और कार्बोनिल समूह में जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो होते हैं 120 डिग्री के निकट होते हैं। तो अगर हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में, तो वो इसके द्वारा हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दैट इज़ 121 डिग्री 7 मिनट हैं। और दोनों हाइड्रोजन HCH बॉन्ड एंगल जो है वो 116 डिग्री है। इसी तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का भी हम बॉन्ड एंगल इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की पोलरिटी और इसकी रिएक्टिविटी के बारे में। कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, वो है लगभग 3.5 और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में अधिक है। इसके कारण से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो ऑक्सीजन की तरफ अधिक शिफ्टेड रहते हैं। इसके कारण से जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो जाता है और कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में, इन दो स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेंगे, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट एल्डिहाइड और कीटोन का अधिक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स के। यहाँ हमने लिया है 1 ब्यूटीन का अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखें इट इज़ 0.3 डिबाई, और अगर एल्डिहाइड हमने यहाँ ले लिया है, प्रोपेनॉल यहाँ लिया है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट है 2.5 डिबाई। तो
एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ के पास में, अगर कोई एल्काइल ग्रुप उपस्थित है तो ये इसके स्टेबिलिटी को उसी तरह से बढ़ा देता है जिस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी को sp2 कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बढ़ा देता है। अगर हम बात करें 2 ब्यूटेनॉन की तो, और दूसरा है 2 ब्यूटेनल की बात करें तो उसमें 2 ब्यूटेनॉन का जो स्टेबिलिटी है वो ब्यूटेनल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा है, क्योंकि 2 ब्यूटेनॉन के दहन की ऊष्मा जो है वो कम हो जाती है। अगर यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 ब्यूटेनॉन हमने लिया है, इसके जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कम है इन द कंपैरिजन ऑफ ब्यूटेनल। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण कार्बोनिल समूह का यह कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण यह निम्न 2 तरह की रिएक्शंस देता है। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो किसके पास में जाएगा, कार्बन के पास में जाएगा, और इस तरह से किस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, इस तरह की ये अभिक्रियाएं देगा। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा तरह की जो रिएक्शन है वो किस तरह की होगी, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई, इसके कारण से जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम है वो हो जाएगा एसिडिक, और इस हाइड्रोजन के एसिडिक प्रकृति के होने के कारण बेस की उपस्थिति में ये किसका निर्माण कर जाएगा, कार्ब एनायन का या ऋणायन का निर्माण हो जाएगा। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में एच आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस 2 तरह की अभिक्रियाएं कार्बोनिल ग्रुप के कारण एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अगर कार्बोनिल समूह पर के जो कार्बन परमाणु हैं उस पर कौन सा ग्रुप उपस्थित है, इस पर कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो ऐसे परमाणु या ग्रुप जो कि कार्बन परमाणु पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले ग्रुप कौन से हो गए, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो अगर कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करेंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस समय में कम हो जाएगा। जैसे कि हम ये देख रहे हैं 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर हमने डाल दिया CH3 ग्रुप, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। और हम जानते हैं कि CH3 ग्रुप की नेचर कैसी है, प्लस आई इफेक्ट वाली है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी थी, पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया, पॉजिटिव क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इस कारण से कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक और हमने CH3 ग्रुप लगा दिया तो 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हो गए, जिससे कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया और इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। इसी प्रकार से अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग उपस्थित होने के कारण क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी
जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से हम देख रहे हैं, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाएगा, इस कारण से इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अगर हम 3 कंपाउंड्स लें, फर्स्ट इज बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, तो C6H5 ग्रुप जो है वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर ही रहा है। यहाँ हाइड्रोजन हट करके एक और CH3 ग्रुप आ गया, उसका प्लस आई इफेक्ट और है, तो रिएक्टिविटी और कम कर देगा। और अगर 2 फिनाइल ग्रुप हैं तो डिलोकलाइजेशन और ज़्यादा होगा। और बल्कि ग्रुप्स भी हैं ये C6H5, तो जो बड़े ग्रुप हैं वो भी इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा बेंजल्डिहाइड, देन एसिटोफिनोन एंड देन बेंजोफिनोन। तो कई बार इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो आपसे पूछा जाता है 3 कंपाउंड दे करके। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि कार्बोनिल समूह के पास जो एटम या ग्रुप उपस्थित हैं उनकी नेचर किस तरह की है, उनका इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का है, अगर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, ये सब देख करके हम इनकी रिएक्टिविटी का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसे परमाणु या ग्रुप जो है अल्फा कार्बन पर उपस्थित हो जो कि अपने और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हों, अब विपरीत प्रकृति के हमने ले लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हों, जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेने का नेचर है, तो ये क्या करेंगे कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देंगे। पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन और अधिक ही अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये अपनी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को जो है वो और भी कम कर देंगे, यानी कि धनावेश में वृद्धि कर देंगे। और वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप्स की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देंगे। जैसे कि हम बात करें ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड और हेक्साफ्लोरो एसीटोन, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, इनमें फ्लोरीन की भी नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, इस तरह से क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस कारण से इन कार्बोनिल ग्रुप्स की जो रिएक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्रेटर रिएक्टिविटी होगी कार्बोनिल ग्रुप की। अगर हम बेंजीन रिंग में इस तरह के समूह उपस्थित हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो इन ग्रुप्स के कारण पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि बेंजीन रिंग है, लेकिन साथ में बेंजीन रिंग पर नाइट्रो, साइनो, जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह हैं, वो प्रेजेंट हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पोलर नेचर के होते हैं, इस कारण से इन यौगिकों का बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार रखने वाले नॉन पोलर यौगिकों से ज़्यादा होता है, किंतु इन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका अल्कोहल, जो इनकी समान अणुभार वाले अल्कोहल हैं, उनकी तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये तो इनकी रिएक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब नेक्स्ट टर्न में हम देखेंगे कि किस तरह की रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। कई तरह की नेम रिएक्शन भी हैं, काफ़ी कुछ आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ नई रिएक्शंस आएंगी, तो नेक्स्ट टर्न में हम इनकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। थैंक यू।